आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 की खास पेशकश में, जहां पर इस वक्त अब नफरत की सियासत हो रही है। नाज़रीन, दिल्ली में इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान बीजेपी की जानिब से मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के बाद अब बीजेपी एमपी परवेश वर्मा सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनी तो सरकारी ज़मीन पर कायम तमाम मसाजिद मुनहदिम कर दी जाएंगी। उन्होंने शाहीन बाग पर भी मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत बनी तो शाहीन बाग को 1 घंटे में खाली करा लिया जाएगा। परवेश वर्मा विकासपुरी हल्के असेंबली में जलसे से खिताब कर रहे थे। एक तरफा चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर 1 मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा। और सीएए के मुखालिफ एहतजाजियों पर बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। गुज़श्ता रोज रठाला असेंबली हल्के में इंतखाबी जलसे के दौरान इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए थे। इश्तियाल अंगेजी से एक तबके को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस बयान के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। ममलिकती वजीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर का ये बयान आम बजट पेश होने से कबल सामने आया है। अनुराग ठाकुर नारा लगाते थे देश के गद्दारों को, और वहां मौजूद लोग जवाब में कहते थे कि गोली मारो सालों को। इस तरह की जबान क्या एक इतने बड़े पद पर रहते हुए शख्स के हो सकते हैं? कौन था अफजल? मुंबई में बम धमाके करने वाला कौन था? याकूब मेनन। इन दोनों को आतंकवादी नहीं शहीद घोषित करके उनके नाम पर शाम का आयोजन करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप देश में बम धमाके देखना चाहते हो? क्या आप पार्लियामेंट पर अटैक करने वालों को सम्मानित करना चाहते हो? तो इनको सम्मान देने वालों के साथ राहुल गांधी और केजरीवाल जाकर क्यों खड़े हुए? भाई और बहनों, लोकतंत्र में जूते मारने से काम या कुछ और करने से नहीं चलता। लोकतंत्र में वोट बटन दबाकर काम चलता है। और वोट इतनी जोर से देना कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई की बेटियों को जो पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, उनको यहां पर नागरिकता देने के विरोध करने वाले हैं, उनको आपके वोट का करंट ऐसा लगे कि 8 तारीख के बाद ये यहां पर नजर ना आए। मेरे भाई और बहनों, आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। इस वक्त कांग्रेस के एक लीडर इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के इंतखाबात हैं, दिल्ली में क्या कुछ काम हुआ, अपोजिशन का क्या रोल रहा, क्या कुछ होना चाहिए? बयानबाजी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को, यानी कौमी सतह के बयानबाजी दिल्ली इलेक्शन में चल रहे हैं। आइए बात करते हैं इरशाद अहमद से। इरशाद अहमद, जिस तरह से दिल्ली इंतखाबात, हालांकि दिल्ली इंतखाबात की अगर अहमियत की बात करें तो वहाँ जो रियासती सरकार है उसके हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं। सिर्फ जनता के मुद्दों या आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो काम होने चाहिए थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं दिल्ली इंतखाबात में गुम हो गए। और कौमी मुद्दे या फिर ये कहें कि मरकज़ी जो हुकूमत है उसके मुद्दे अब जो है दिल्ली इंतखाबात में नज़र आ रहे हैं। क्या कांग्रेस अपने आप को इन मुद्दों के बीच कहां देखती है? कांग्रेस तो जो इंसानी हकूक की बात है, जो दिल्ली के जनता की जो तकलीफें हैं उसके बारे में ही रेस कर रही है। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है
कि हिंदुस्तान के वजीर अनुराग ठाकुर एक हिंदुस्तान का वजीर है, वजीर कल एक जनसभा में उसने नारा लगवाया कि मुल्क के गद्दारों को जूते मारो डैश डैश। मैं यानी कि अगर कोई मुल्क का गद्दार है, वो तो सरकार है, वजीर है भारत के, उनको तो उसको अरेस्ट करना चाहिए, जो गद्दार है उसको सजा मिलनी चाहिए जुडिशियल सिस्टम से। उसके बजाय वो आवाम से आवाज लगवा रहे हैं कि गोली मारो उसको। मैंने ये क्या चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं या क्या चाहते हैं? मुझे तो लगता है ये जो परवेश वर्मा ने बयान अभी दिया है, अनुराग ठाकुर बयान दे रहे हैं, तो खुद होम मिनिस्टर ने कहा इतनी जोर से बटन दबाओ कि उसका झटका शाहीन बाग को लगे। शाहीन बाग के भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ही हैं, वहां के अवाम के भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। अगर उनको लगता है कि अवाम की जो फीलिंग्स है, जो उनके एहसासात है, जज्बात है, या उनको जो तकलीफ है उसको नहीं सुनना है, अलग बात है, लेकिन उसके बारे में ये राय रखना कितनी अफसोस की बात है। मुझे तो लगता है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरे के बारे में कह रहे हैं, खुद बीजेपी है और वो जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों ही अवाम के मुद्दे को उठा रही है और ये भटकाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस तो सिर्फ अवाम के आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप लोग शाहीन बाग जैसे एहतजाजों के साथ खड़े हैं। क्या वाकई इस वक्त दिल्ली इंतखाबात में शाहीन बाग मुद्दा है या फिर दिल्ली के अवाम के जो बुनियादी मसाइल है वो मुद्दा होना चाहिए? यह हकीकत है कि जो यहाँ के अवाम के मसाइल है, उनके लिए बिजली, पानी, रोजगार, उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे शिक्षा का तालीम का इंतजाम करना, इसकी बुनियादी बातें हैं। बाकी तो काम खुद सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, दिल्ली का पुलिस और यहाँ का लैंड सब तो दिल्ली गवर्नमेंट, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यहाँ के जो लोगों के प्रॉब्लम है उसकी बात छोड़ के यहाँ पे कम से कम 200 ऐसे है, 200 अनऑथराइज कॉलोनी है, उसको सैंक्शन देना, उसको बिजली पानी का इंतजाम करना, उसमें रोजगार का इंतजाम करना, उसमें शिक्षा और हेल्थ का इंतजाम करना, उसको भूल के ये चाहती, बेसिकली बीजेपी चाहती है, क्योंकि इन मुद्दों पे काम करती ही नहीं है वो। जी, हमारे साथ नवीन जिंदल साहब भी जुड़ गए, बीजेपी लीडर हैं। नवीन जिंदल जी, जिस तरह से दिल्ली इंतखाबात में नफरत की सियासत और जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, लोगों को क्या वाकई इन चीजों से वास्ता है जिस तरह की बातें हो रही हैं? और विकास का नाम पर बीजेपी पूरे मुल्क में आती है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं विकास की बातें खत्म हो जाती हैं। जिलानी भाई, अगर आप किसी को देखेंगे, अमित शाह जी के भाषण को देखें या भाजपा के किसी भी नेता के भाषण को देखें, जी सर, 40 मिनट के भाषण में 30 मिनट विकास की बात करते हैं कि दिल्ली में विकास चाहिए या विनाश चाहिए, जो आम आदमी पार्टी ने पैदा किया है। दिल्ली में पिछले 5 वर्ष में आम आदमी पार्टी 57 महीने तक ये कहते रही कि मोदी सरकार ने काम नहीं करने दिया। नहीं, नवीन जी बड़े नेता, देखिए आप जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग तो जो है विकास की बात करते हैं, काम की बात कर रहे हैं कि क्या कुछ करेंगे बीजेपी अगर आती है, लेकिन उसके बाद की सफ वाले नेता कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे, जिस तरह की बयानबाजियां असेंबली इंतखाबात में हो रही हैं। देखिए दो जो कैटेगरीज हैं, ए और बी वाली बीजेपी में, वो एक तरफ एक बात कहती है, दूसरी जो है ग्रुप एक बात कहता है। नेता तो बीजेपी के ही हैं, कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होगा ना नवीन जी से। मैंने कहा ना, जैसे मैंने विकास की बात करी, आपने सुना नहीं, आपने तुरंत उस मेरी बात को काट दिया। इसी प्रकार से मनीष सिसोदिया जब बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, उस शाहीन बाग से आवाज आती है कि हम आसाम के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमने प्लान बनाया है। उसी शाहीन बाग से जब ये आवाज आती है, उसी मंच पर खड़े होकर के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश का विरोध में काम कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हैं, और वहां बैठे लोग उसके बारे में तालियां बजाते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते। वो आदमी बोलते हैं तो ठीक है, अगर मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो आप कहते हो कि गलत हो गया। तो ये देखिए नवीन जी, सवाल यही हो रहा है, अगर दिल्ली में जो कुछ गलत हो रहा है तो अमित शाह के हाथ में है सब कुछ। क्यों अमित शाह के हाथ में? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, उप चीफ मिनिस्टर, पुलिस किसके हाथ में है दिल्ली की? अरे भाई, अगर पुलिस उसके हाथ में है, पुलिस तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कोर्ट में जा चुकी, उसकी परमिशन आज तक दिल्ली सरकार ने नहीं दी, केजरीवाल सरकार नहीं दी। कौन इसका जिम्मेदार है? संविधान के अनुसार काम करोगे ना। होम मिनिस्टर आपके हैं, टुकड़े गैंग को पकड़िए, आप अपने सोर्स इस्तेमाल कीजिए, अपने हकूक इस्तेमाल कीजिए। क्या इतना नहीं कर सकती अमित शाह और उनकी मोदी सरकार? आप अगर क्यों कमजोर हो जाती है मोदी सरकार दिल्ली के मामले में? सब कुछ केजरीवाल पे डालो और बैठ जाओ। जिलानी भाई, आप स्टूडियो में बैठ के मेरी आवाज दबा सकते हैं, बेशक दबा सकते हैं, आपके पास अधिकार है, लेकिन मेरी बात तो सुननी चाहिए ना। अच्छा, बताइए। मेरा कहना यह है कि आप एक तरफ संविधान के अनुसार काम करने की बात करते हैं और पूरा देश जानता है कि संविधान के अनुसार काम होना चाहिए। संविधान में जब तय है कि भाई जो भी परमिशन लॉ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है, हर राज्य सरकारों के पास है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि आप लॉ के अनुसार आइए, संविधान के अनुसार आइए, दिल्ली सरकार इसके अंदर अप्रूवल दे। दिल्ली
सरकार ने पिछले 1.5 साल से लगातार चिल्लाने के बाद, कोर्ट में धक्के खाने के बाद, कोर्ट की फटकार खाने के बाद भी टुकड़े टुकड़े ज्ञान के खिलाफ कोई भी चार्जशीट पर अप्रूवल नहीं दी। वो ठीक कहते नहीं कानून नहीं बनता। अब वो जजमेंट करने लगे, जजमेंट करने का काम तो कोर्ट का है, वो किस लिए? दूसरी बात आप कहेंगे कि जब अभी फांसी देने की बात हुई निर्भया के बलात्कारियों को, पूरी की पूरी फाइल जो है दबा करके 2.5 साल तक बैठी रही आम आदमी पार्टी की सरकार, नहीं दी उसने उन अभियुक्तों को जिनको की फांसी होनी थी, अपराधियों को। अब कह रहे हैं कि नहीं हमारे क्या, तो आप जानिए। ठीक है, ऐसे काम तो लेकिन दिल्ली असेंबली के इंतखाबात में क्या वाकई इन चीजों को उठाया जा सकता है? लोग अपनी सुविधाओं की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी का लीडर हो, वो अपनी सुविधाओं पर बात करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि नवीन भाई से ये पूछिए बिजली फ्री क्यों नहीं दी गई? अगर आप बिजली फ्री दे रहे हो, आप कह रहे हो बिजली फ्री दी है, तो बिजली कंपनियों को 7,000 रुपए सब्सिडी के रूप में क्यों दिए हैं केजरीवाल साहब ने? पहले 600 करोड़ रुपए देती थी शीला दीक्षित जी, तब ये कहते थे कि घोटाला है। अब 7,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं केजरीवाल सरकार जो बिजली कंपनियों को। वो किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा है। डीटीसी के एक बस बड़ी नहीं, क्लस्टर बसों को 130 करोड़ रुपए दे चुके हैं पिंक टिकट के नाम पर। वो किसका पैसा है? आप पर हमारा पैसा है। दिल्ली के अंदर पानी का नया कनेक्शन लोगों को नहीं मिला 5% से ज्यादा, और पानी आ रहा है गंदा। उसकी किसकी जिम्मेदारी साफ करने की? वजीराबाद में यमुना के पानी में आप स्नान करते हो, संगम बिहार में पानी के पास पहुंचते हो, तो आपको मुझ पर रुमाल रखना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी, इतना पॉल्यूशन बढ़ा, उसकी किसकी जिम्मेदारी साफ करने की? तो नवीन जी, आप जो चीजें गिनवा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शन में आप इन्हीं चीजों को जनता के सामने रखते हैं, क्योंकि जनता यही बात उठा रहे हैं, जानना बिल्कुल चाहती सही कह रहे हैं, हम यही बात उठा रहे हैं। लेकिन जब इसके साथ उसको पकड़ लेते हो। ठीक है, हमारे साथ इरशाद है। इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, नवीन जी सुनिए। जी इरशाद, इनसे नवीन भाई से पूछिए कि नवीन भाई, इनके अनुराग ठाकुर तो नारा लगा रहे हैं कि उद्देश्य गद्दारों को जूता मारो, उनको तो गोली मारो उनको। तो गोली मारने के लिए एक मिनिस्टर कैसे कह सकता है? मिनिस्टर का ये काम रह गया है कि वो आवाम को भड़काए, आवाम को। मिनिस्टर ने क्या कहा? एक बार जो नारा दोहराइए, नारा दोहराइए। मिनिस्टर ने क्या कहा? उनके समर्थकों ने क्या कहा? मैं सुनना चाहता हूँ। मुल्क के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। तो मुल्क के गद्दारों को क्या आप माला बनाना चाहते हो? तो आप सम्मान करना चाहते हो? उसको अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट करो ना, उनको अरेस्ट करो, उनको बंद करो, उनको अरेस्ट करो। आवाम से नारा लगवाओगे, आवाम से नारा लगवाओगे। मुल्क के वजीर हो, सरकार आपकी है, आप वजीर हो, अरे आप का चाहते हो पब्लिक से नारा लगवाओगे, करने की बात आप पब्लिक से नारा लगवाओगे और कह रहे हो गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार सरकार यही करेगी, सरकार गिरफ्तार करे, सिस्टम करे, ये सरकार नारा लगवाएगी। सरकार का काम नारा लगवाने का है। सरकार का मिनिस्टर नारा लगवाएगा। अपने हिसाब से तय करते हो, आपके मुख्यमंत्री। आप उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करके जेल भेजो, उसको सजा दो, नारा लगवाओ, गोली मारो उसको, पब्लिक से कहोगे गोली मारो। ठीक, पब्लिक का माला बनाइए अपने परिवार का। अरे भाई, आप माला को बनाए, कौन कह रहा है? आप कह रहा हो उसको अरेस्ट करो। ठीक है इरशाद, ठीक है नवीन जी, अब एक सवाल ये भी उठ रहा है, केजरीवाल के सामने जब आप शाहीन बाग वाली बात करते हैं या सीएए की बात करते हैं, तो केजरीवाल का पहला सवाल यही होता है कि साहब दिल्ली में दिल्ली की बात कीजिए, सीएए के लिए खिलाफ जो लोग बैठे हैं, सीएए की जरूरत ही क्या थी? एक बेसिक सवाल जो है केजरीवाल हर जगह बता रहे हैं कि सीए की जरूरत क्या है, सीए ना होता तो ये शाहीन बाग भी ना होता। अगर देश के अंदर हम दूसरे घुसपैठियों को लगातार आने दिए जाते, बांग्लादेशियों, रोहिंग्या मुसलमानों कोई हो, तो इनको समस्या ही नहीं होती। अगर वो उनको बंद कर दिया तो इनको पीड़ा हो गई। मेरा कहना ये है कि देश के बारे में, क्योंकि इनको तो आज की राजनीति जाननी है, लेकिन कल इस देश का क्या होगा, ये देश हमारा है या नहीं, ये कौन सोचेगा? हम सबका है, 130 करोड़ लोगों का है। उन 130 करोड़ लोग में हर एक की जिम्मेदारी है अपने देश को, अपनी देश की सीमाएं सुरक्षित करने की, अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित करने की, उन संसाधनों पर भारतीयों का पहला हक होने की। क्या ये तरीका है कि हमारे देश के अंदर बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी घुसपैठिए आए और हमारे देश के संसाधनों पर अपना हक जताएं? हमारे देश के चाहे 130 करोड़ किसी भी धर्म के लोग हों, उनका हक है या नहीं है? अगर हम 130 करोड़ लोगों के हक की बात करते हैं तो उनको पीड़ा किस बात की है? मुझे बताइए ना कि वो ये कहें कि जिस मंच पर ये जिस समय नारे लग रहे थे देश के विरोध में, जिस मंच पे कहा जा रहा था कि आसाम को हिंदुस्तान से काट दिया जाएगा कुछ दिन के भीतर, जिस पीएफआई जैसी संस्था जो देश के विरोधियों के साथ खड़ी है, उसके पास 120 करोड़ रुपया मिलता है और वो 120 करोड़ रुपए में से
वो करोड़ों रुपया जी। कपिल सिब्बल और इंद्राणी जैसी जैसे वकीलों के पास जेब में चला जाता है। ठीक है नवीन जी, ये सब चीजें गलत है, आपकी बात बिल्कुल मान ली, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी जमात कहती हो। लेकिन क्या आपकी तरफ से, आपके लीडर्स की तरफ से ये कह देना कि दिल्ली की सारी मसाजिद को हम तोड़ देंगे? गलत, बिल्कुल गलत। और मैंने कहा, शाहीन आपने बाग सब को एक समझ- घंटे में ना, खाली ना, करवा ना, देंगे? नहीं, आपने जो कहा क्या जनता शाहीन को बाग- क्या शाहीन उकसाने बाग की ठीक कोशिश है। हो रही है? नहीं, इलेक्शन में शाहीन बाग- उकसाने वाली बातें क्या होनी चाहिए, या फिर जनता की जो हक की और या उनकी जरूरतों की बात होनी चाहिए? बिल्कुल आपने हक की बात होनी चाहिए, हक के साथ साथ जो जमीन जो हालांकि आपने शुरू में कई अच्छी बातें की कि कहां कहां कमी रह गई केजरीवाल सरकार में, ये बात आपकी 100% सही है कि पानी का मसला है, बिजली का मसला है, या सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है, ये बातें आप करते तो शायद जनता के करीब आप पहुंच जाते। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के नारे, इस तरह की बातें, इस तरह की सियासत से यही साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए बीजेपी ये चीजें बता रही है, इससे आप ही को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अमित शाह जब जाते हैं तो वो सारी चीजें बताते हैं जनता में कि क्या क्या दिल्ली में होना चाहिए और दिल्ली में क्या हो रहा है, ये यहां तक ठीक है। लेकिन बाद वाले नेता फौरन जो है उस पूरे मामले को जो है उसका क्रियाक्रम कर देते हैं, इस तरह के नारे, इस तरह की बातें करके। क्या दिल्ली से सारी मस्जिदों को हटा देना चाहिए, ऐसा कहना जी। ये बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं कहा गया कि सारी मस्जिदों को हटा दिया जाएगा। सर अभी बड़ा नेता स्पष्ट का बात बयान है। हमने सुनाया आपको। वही मेरी बात सुन लीजिए ना जी। आधा अधूरा, कई बार क्या होता है आधी अधूरी जानकारी एक जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है जी। वो बार बार कहा गया जी। कि जो इस्लाम में भी लिखा है, मेरी बात मत मानिए, इस्लामी की बात मानिए, जिसमें कहा कि सरकारी जमीनों पर, ठीक। कब्जा की जमीनों पर कोई मस्जिद नहीं बनती। मैं पूरा बयान मैं आपको सुनाता हूँ, आम आदमी नवीन जी को पूरा बयान एक बार सुन। नवीन जी ये बयान सुन लीजिए आप, फिर आप अपनी बात रखने में आपको सहूलत होगी। प्लीज ये बयान सुनाइए प्रवेश का, एक बार सुन लीजिए। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दिख गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़नी, सारी मस्जिद हटा देना। जी नवीन जी, जो आपने सही सुना है, और मैं भी जो पार्लियामेंट में प्रवेश वर्मा जी ने कहा, देश की संसद में कहा जी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो उन्होंने बयान दिया, जी, उन सबको सुन लीजिए, बड़ा स्पष्ट है। उनकी लिखी हुई चिट्ठियां पढ़ लीजिए, ट्विटर पे है, सब जगह है जी। कि जमीन पर कब्जा करके बनाई जा रही मस्जिदों को हटाया जाना चाहिए, वो इसके पक्ष में है। और देश इस्लाम भी यही कहता है कि कब्जा करके आप कहीं मस्जिद या धर्म के लिए ठीक बात है, स्थान तो को नहीं बना कब्जा सकते। करके इसमें क्या बनना भी नहीं गलत चाहिए। किया भाई? अगर मान लीजिए जमीन पर कब्जा करके सड़कों को बंद कर दिया बिल्कुल। जाएगा, वो जनता के हित में है या बिल्कुल नाजायज जगह पर मस्जिद नहीं बनती, नहीं बनती, और जो नाजायज जगह पर बनाई हुई मस्जिद है, वो लेकिन हटनी लेकिन चाहिए। आप इसी इसके दिल्ली पक्ष में में होकर मैं भी इसके पक्ष इसी में हूं। दिल्ली और में इस्लामिक नवीन देश जी, इसके इसी पक्ष दिल्ली है। में औकाफ की कई जमीनें हैं जो सरकार के कब्जे में है। कई वो केसेस अगर- दिल्ली हाईकोर्ट अगर- में चल रहे हैं, अगर- फिर सरकार correct, क्यों खाली वो- नहीं करवाती औकाफ की जगह को? भैया अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी का कब्जा है तो वक्फ बोर्ड किसके पास है? आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है ना। क्यों नहीं उसके खिलाफ बोलते आप? क्यों नहीं कहते कि फिर मुद्दा वहीं पहुंचता है नवीन जी, आप जैसा अरे कि कह रहे हैं वक्फ बोर्ड अदालत में जाकर बोले, मजबूर हो जाती है हमारी बीजेपी, सुनना तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी या भाई, फिर इस तरह के नेता अदालत में जब मामला लटकता है तो फिर ऐसे ही हो जाता है। भाई अमानतुल्लाह खां जी आपके समय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है नहीं है पिछले 5 साल से, बिल्कुल तो फिर उनसे क्यों नहीं कहते खाली कराएं? उन्हीं को तो खाली करानी है जी इरशाद। या हमें खाली करानी है? फिर एक बार दिल्ली इंतखाबात में फिर वही मस्जिद वाला मामला, कब्जे वाला मामला, ये हो क्या रहा है दिल्ली में? अफसोस की बात यही कि इलेक्शन है लड़ रहे हैं या फिर उकसा रहे हैं लोगों को? अफसोस की बात यही है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जो बेसिक इश्यूज है, मैं मानता हूं कि ये केजरीवाल सरकार जो है वो अगस्त 2019 से उसने कैमरा लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया पीडब्ल्यूडी को जी। लिहाजा अगर पीडब्ल्यूडी को उसने इंस्ट्रक्शन ही दिया है अगस्त 2019 में, इसका मतलब उसका इंटेंशन ठीक नहीं था। उसने 4.5 साल तक कुछ नहीं किया कैमरा के बारे में। लेकिन उन मुद्दों को भूल के ये जो बीजेपी के लीडरान है, वो चूंकि जानते हैं कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट करना चाहते ही नहीं है, न उनके पास कोई इशू है, तो वो इशू को मजहब रंग देना चाहते हैं, जबकि दिल्ली में चलता नहीं है। दिल्ली के अवाम ने हर बार रिजेक्ट किया इन बातों को।
बावजूद इसके इनके नेता उसी बहस पे लाना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान का वजीर भी अगर इस तरह की बात करेगा और लोगों को गुमराह करेगा, शाहीन बाग कहाँ से इशू हो गया? कल रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि शाहीन बाग जो है वो एक विचारधारा है। अब सोचिए विचारधारा बन गया वो। लिहाजा ये मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी मुहिम मुद्दों से भटकाना चाहती है और वो भटका के आवाम को वोट देना चाहती है, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत भटका लिया। अब वो आम आदमी, आम जनता भटकने वाली नहीं इनकी बातों से, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इनका कोई मॉडल नहीं है जहां इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया हो। कितनी सरकारें हैं इनकी कई स्टेट्स में, कहीं इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मॉडल बन सके, जिसको नुमाया दिख सके, जो नजीर बन सके। लिहाजा जो चूंकि है नहीं कोई मॉडल इनके पास, तो सिर्फ इनके पास एक ही इशू बचता है कि हर इशू में हिंदू मुसलमान कर दे या टुकड़े टुकड़े गैंग कर दे या कुछ और कर दे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आप दो बड़ी पार्टियां हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मैंने काम किया, मेरा काम सामने है। बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल के कामों को रोककर या उनको निशाना बनाकर कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत को हवा दे रही है। तो कांग्रेस कहां पर है इस पूरे मामले में? जिलानी साहब, मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार रही केजरीवाल से पहले। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस ने हमेशा हमें हर जगह हम रेस कर रहे हैं इस बात को कि केजरीवाल ने सबसे पहले बात कहा था कि जन लोकपाल लाएंगे, वो भूल गया। स्वराज लाएंगे, वो भूल गया। उसके बाद उसने कहा था कि मैं कम से कम 500 स्कूल बनाएंगे दिल्ली में। अभी तक उसने एक भी स्कूल कायम नहीं किया पूरे दिल्ली में 5 साल में। उन्होंने कहा था हेल्थ के लिए कम से कम 5 बड़े हॉस्पिटल कायम करेंगे, एक भी हॉस्पिटल कायम नहीं किया। आपको मालूम ही होगा कि एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। फिर वो अपने स्कूलों की बात कर रहे हैं, पब्लिक के पास जाकर मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, पानी फ्री की बात कर रहे हैं। फिर ये क्या हवा में हो रहा है सब कुछ? देखिए, जहां तक पानी फ्री की बात है, पानी का आपको मालूम होगा अनअथराइज कॉलोनी में पानी आता ही नहीं है, और अथराइज कॉलोनी में आते हैं वो आप भी जानते हैं कैसे आते हैं, वो लोग पैसा दे सकते हैं। जहां तक बिजली की बात है, 200 यूनिट उन्होंने फ्री जरूर किया है, 200 यूनिट फ्री किया है। और लेकिन जो उन्होंने वादा किया था 500 स्कूल कायम करेंगे, एक भी स्कूल कायम नहीं किया, एक भी स्कूल कायम नहीं किया। उन्होंने कहा था 5 हॉस्पिटल कायम करेंगे, एक भी हॉस्पिटल कायम नहीं किया। लेकिन मनीष सिसोदिया तो ये कहते हैं हर्षद भाई कि पुराने जो स्कूल थे सरकारी, हमने उसको अपग्रेड किया है, बेहतर किया है। आप अगर शिलाजी के जमाने का देख लेंगे, शिलाजी के जमाने में 96% रिजल्ट था स्कूल का, अब 70% हो गया है रिजल्ट इनका। शिलाजी के जमाने में इंप्रूवमेंट इतना हुआ था कि बच्चों का जब शुरुआत किया था शिलाजी ने, तो सरकारी स्कूल में 50% रिजल्ट थे और 96 तक पहुंच गया था। इनके 5 सालों में वो गिर के अब 78% है। लिहाजा ये तो सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कोई ऐसा खास काम नहीं किया। हाँ, स्कूल को अपग्रेड जरूर किया है, उससे कुछ क्लासरूम बढ़ा दिया है, लेकिन जो वादे किए थे कहाँ पूरा किया इन्होंने? आप ये देखिए, इन्होंने कहा था कि हम कैमरा लगाएंगे, कितने 15 लाख, अब कितना लगाया है, कितना ऑर्डर कब दिया इन्होंने? अगस्त 2019 ये ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नवीन जी भी साथ हैं और अरशद आप भी साथ हैं। एक चीज बताइए, इलेक्शन में इन्हीं चीजों को अगर आप जनता के सामने रखते तो जनता को भी लगता कि हाँ, कहाँ सही और कहाँ गलत हो रहा है। लेकिन मुद्दे बदल गए दिल्ली में। जिलानी भाई, हम लोग तो इसी इशू को रख रहे हैं। बीजेपी गुमराह कर रही है, जी नवीन जी। इशू को रख रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी को करेंगे गुमराह कह रहे हैं, फिर नवीन जी कहेंगे कांग्रेस और केजरीवाल ये सब कर रही है। आखिर जनता कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच जो है तशवीश में फंस गई है कहीं कि क्या किया जाए। ऐसा नहीं है, हम लोग तो शुरू से ही जो आवाम से वादा किया था उसको नहीं फुलफिल किया, उसकी बात कर रहे हैं। बीजेपी गुमराह कर रही है, वो चूंकि इन बातों पर ठीक है। नवीन जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो केजरीवाल से हट के दिल्ली में आप देंगे? बीजेपी के मुद्दे क्या है आखिर जनता के लिए? हाँ। मैं ये बताता हूँ हम क्या देंगे। हम ये नहीं कहते उन्होंने क्या किया, बेशक 57 महीने को काम ना किया हो। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम दिल्ली के अंदर पानी साफ देंगे, पानी माफ नहीं। पानी से जो समस्या है, हजारों तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, वो खत्म होनी चाहिए। दिल्ली को हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी बना करके, कुंडी पलवल पेरिफेरी बना करके पहले काफी पोल्यूशन दिल्ली कम किया, लेकिन दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करेंगे। सांस लेने की अगर स्थिति होगी तभी दिल्ली में जिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, अच्छे स्कूल बन सके, वो बनाए जाएंगे। दिल्ली में जो अस्पताल नहीं बने वो अस्पताल बनाए जाएंगे। मेट्रो के फेज के लिए हमें जो जिस प्रकार से लड़ना पड़ा 3 साल तक कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो स्थिति ना रहे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसकी व्यवस्था करेंगे। बेशक 5 वर्षों में दिल्ली की डीटीसी की बसें दिल्ली सरकार ने 3800 कम कर दी हो, लेकिन हम उन 3800 के साथ साथ 5000 और जोड़ करके दिल्ली की बसें डीटीसी की लगभग
दिल्ली में 10 से 11 हजार के बीच में जीटीसी की बसें बनाई जाएंगी, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगी तो बाकी पॉल्यूशन का लेवल भी कम होगा, दिल्ली की जनता को पार्किंग की समस्या से निजात भी मिलेगी। ठीक। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन भी हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। सरकारी अस्पताल में तो पहले भी काम फ्री होता था, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार का LNJP अस्पताल ऑपरेशन थिएटर काफी समय से बंद है, कई 2-3 वर्षों से, तो इस प्रकार से दिल्ली के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर प्रॉपर वर्किंग करते रहे, वहाँ लोगों को समस्या ना रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली के लोगों को महिलाओं के प्रति सुरक्षित करने के लिए, और ये जो पिछले केवल 6 महीने में जो कैमरे लगे हैं कुछ, उसकी जगह पूरी दिल्ली के अंदर CCTV कैमरे का प्रॉपर जाल बिछाया जाएगा, ताकि सब कुछ कनेक्टिविटी प्रॉपर की जा सके। दिल्ली की जनता का स्वाभिमान, दिल्ली के विकास के लिए बनने वाले फ्लाईओवर जो पिछले 5 वर्षों में एक भी नहीं बना, वो नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। दिल्ली की जनता को, हम दिल्ली को फिर दोबारा से दिल्ली बनाना चाहते हैं। दिल्ली को जो पिछले 5 वर्षों में 20 वर्ष पीछे खींचा गया है, उसको वापस रफ्तार पे लेकर के आना चाहते हैं, दिल्ली को विकास की तरफ लेना। बिल्कुल, ये सारी आप जनता की भलाई की सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल यही कहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया जाता है मरकजी सरकार की तरफ से। आपकी सरकार आएगी, दिल्ली में भी आप ही की सरकार होगी, तो शायद ये काम हो सकते हो, लेकिन जब भी वहां पर दिल्ली की रियासत की सरकार एक और मरकज की सरकार एक होती है, तो ये पेच कहीं ना कहीं फंस जाता है। केजरीवाल भी इसी चीज को लेकर आपको निशाना बना रहे हैं। मुझे बताइए कि जो हम करना चाहते हैं वो मरकजी सरकार करने नहीं देती। 57 महीने तक वो यही कहते रहे, लास्ट के 3-4 महीने में उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? लास्ट के 3-4 महीने में सब कुछ फ्री कैसे हो गया? क्या मोदी सरकार ने लास्ट के 3-4 महीने में छूट दे दी करने की? पहले भी तो कर सकते थे ना जी, किसने उनको रोका था? तो इसलिए वो ब्लेम गेम माहिर है साहब। ठीक, तो ब्लेम गेम जिलानी भाई काम करने की ठीक है। इरशाद कुछ बोलना चाह रहे हैं, वक्त कम है मेरे पास। जी इरशाद। जिलानी भाई, एक बात कहना चाहता हूँ कि ये केजरीवाल जो है, इन्होंने कहा था, ये कहते हैं कि दिल्ली को फुल फ्लेज स्टेट बनाना है, और ये आदमी पार्लियामेंट में इसके MPs ने जम्मू कश्मीर का 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके लिए वोट डाला इन्होंने। माने जम्मू और कश्मीर का 370 के बाद जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उसमें केजरीवाल के MPs ने वोट डाला है यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर को। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो वो कहते हैं दिल्ली को फुल फ्लेज स्टेट बनाने के लिए, और खुद उनके MP जो है यूनियन जो फुल फ्लेज स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए वोट डालते हैं। तो ये इनके बात में आभास है, कहते कुछ है करते कुछ। चलिए, हम दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया। नवीन जी आपका भी, इरशाद आपका भी बेहद शुक्रिया। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार जिस किसी की भी बने, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात हो, ना कि नफरत की सियासत दिल्ली में की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद